तो प्यारे बच्चों और दोस्तों, देखिए एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के हर बार की तरह इस वीडियो में भी हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो आपके टॉप 20 क्वेश्चन है, अगर आप रेलवे से रिलेटेड जो ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी, आरपीएफ, या फिर इसके अलावा अगर आप एसएससी से रिलेटेड सीजीएल है, जीडी है, सीएसएल है, सीपीओ, एमटीएस है, या अदर किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करें तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार होने वाली है। तो लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, हर क्वेश्चन को बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सीखने वाले। अगर आप नए हैं तो टेंशन मत लीजिएगा, हर क्वेश्चन को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, कहीं कोई डाउट नहीं होने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों सिलोजिज्म का है। यहाँ पर जो है इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए, हमेशा मैं एक चीज़ बताता रहता हूँ, हमारी बहुत सारी वीडियो हैं, चैनल पेज पे जाएंगे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। मैं यही बताने की कोशिश करता हूँ, इसमें आपको एक्स्ट्रा माइंड का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। भले आपको इनके कथन जो है सामान्य चीज़ों से अलग प्रतीत हों, यानी काल्पनिक लगें, फिर भी इसी को ही सत्य मान करके इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। मेरे कहने का क्या मतलब है, जो पुराने बच्चे हो तो समझ गए होंगे, जो नए बच्चे वो समझिए। देखिए इसमें जो कथन कहेगा, डायग्राम बनाएगा, वो कुछ भी कहे उससे फर्क आपको नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो गधे को कुत्ता बनाए, कुत्ते को आदमी बनाए, आदमी को कुछ भी बना सकता है, तो उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस कथन को पढ़िए, डायग्राम बनाइए और निष्कर्ष से मिलाइए। कैसे मिलाते हैं, कैसे करते हैं, कैसे कंफ्यूजन दूर करते हैं, चलिए। कह रहा है कि कुछ कमरे पत्थर हैं, कुछ कमरे कह रहा है, तो कुछ जब भी कुछ कहे ना, तो मान लीजिए कि इसको मैं कमरा मान लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं कमरा मान लेता हूँ, और कह रहा है कि कुछ कमरे पत्थर है, कुछ कहे तो हम इस तरीके से थोड़ा मिलाएंगे, ठीक है। सर्किल का यूज़ करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। कुछ कमरे पत्थर हैं, तो कुछ कमरे को हम क्या करेंगे, इस तरीके से पत्थर में हम मिला लेंगे। क्लियर हो गया। अब अगला पढ़ते हैं। ये पहला कथन कंप्लीट हो चुका है। दूसरा कथन कह रहा है सभी पत्थर रेडियो हैं। अब जितना भी ये पत्थर दिख रहा है, पत्थर वाले हिस्से को हम क्या करेंगे, सभी पत्थर न कह रहा है तो सभी पत्थर वाले हिस्से को हम रेडियो के अंदर डाल देंगे। किसके अंदर, रेडियो के अंदर। अब एक चीज आप ध्यान देंगे, ज्यों ही हमने सारे पत्थर को रेडियो के अंदर डाला तो कमरे का भी कुछ हिस्सा, जो ये कुछ हिस्सा कमरे का भी रेडियो के अंदर चला गया। तो इन बारीकी चीजों पर, ये बारीक छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन यहीं पे ही क्वेश्चन कर देता है, निष्कर्ष इसी से ही पूछ देता है। तो ये आपका डायग्राम बन करके तैयार हो गया। कहीं कहीं कथन 3 भी दे देता है, 4 भी देता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। यही आपकी कॉन्सेप्ट काम करेगी। निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कुछ कमरे रेडियो हैं। अब यहाँ पर मैं देखिए वही निष्कर्ष भी कर दिया कि कह रहा है कि कुछ कमरे रेडियो के। क्या ये बात सही है कि गलत है, बस ये आपको बताना है। तो आपको इसी वेन डायग्राम की हेल्प से ही आंसर देना है, कहीं एक्स्ट्रा माइंड का यूज़ नहीं करना है। तो आप कहेंगे कि हाँ, यहाँ पर मुझको दिख रहा है कि जो एक कमरे का कुछ हिस्सा है ये रेडियो के अंदर आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, बिल्कुल बात सही है। आगे कह रहा है कि कुछ पत्थर कमरे हैं। क्या कह रहा है, कुछ पत्थर कमरे हैं। तो ये तो खुद कह रहा है कि कुछ कमरे पत्थर हैं। जब ये बताइए कि कुछ कमरे जब पत्थर हैं तो क्या कुछ पत्थर कमरे नहीं हो जाएंगे, क्योंकि दोनों कुछ हिस्सा एक दूसरे से मिला हुआ है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी दोनों निष्कर्ष निकलते हैं। दोनों निष्कर्ष 1 और 2 सत्य हैं। ऑप्शन 5 इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका काउंटिंग फिगर से रिलेटेड है। कितना जटिल क्वेश्चन ये फिगर लग रहा है, लेकिन कुछ दम नहीं है दोस्तों। ना इसमें कोई ट्रिक काम करेगी, कुछ नहीं, डायरेक्टली आप सामने से देख करके इसका आंसर कहेंगे कि यार निम्न चित्र में वृत्त की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप वृत्त काउंट कर लीजिए। देखिए एक वृत्त ये है, थोड़ा सा लाइट कलर की पेन यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। एक वृत्त ये है, 2 3 4 5 6 7 हो गए, और 1 2 3 4 5 6 7 6 13। ऑप्शन बी इज द राइट। ये विदाउट पेन और पेपर वाले ये सारे क्वेश्चन है। तो किसमें ट्रिक काम करती है, अगर वर्ग की संख्या, त्रिभुज की संख्या पूछता है तो उसमें हम ट्रिक लगाते हैं। लेकिन दोस्तों रेखाओं की संख्या और यहाँ पर वृत्त की संख्या, इस टाइप के क्वेश्चन आपको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें होने वाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी काउंटिंग फिगर से रिलेटेड है। इसमें त्रिभुज की संख्या पूछ देता है। इसमें त्रिभुज की संख्या निकालने के लिए बस एक ट्रिक काफी है, एक ट्रिक काफी है। इस टाइप का अगर फिगर है, इसमें नंबरिंग कर लीजिए और नंबरों को जोड़ दीजिए। इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब रेखाएं कितनी भी बढ़ जाए, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे 1 2 3 4, कितनी भी बढ़ती जाए, 5 6, तो सबको जोड़ दीजिए। ये जितने भी हैं नंबर दिख रहे हैं, सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इस टाइप के जब भी शीर्ष से आधार पर रेखा ऐसे गिरती रहे कितनी भी हो, तो उसमें नंबरिंग करके बस उन नंबरों को जोड़ लेना है। बेस्ट ट्रिक होती है इस टाइप के फिगर में त्रिभुज की संख्या निकालने की। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इस टाइप का देखेंगे कहाँ बन रहा है। आप देखेंगे कि एक तो ये बन रहा है 3, ठीक। अब आप ध्यान देंगे तो दोस्तों ये 3 हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए ये आपका बन रहा है, जिसमें आपने बड़ा वाला काउंट कर लिया है। इस बड़े वाले की हेल्प से इस बड़े वाले को हम नहीं काउंट करेंगे। अब इसमें एक ये और एक ये 2 तो काउंट करेंगे, तो इसमें 2 हो गया, ठीक है। अब चलिए इस साइड आते हैं। इस साइड अगर आप आते हैं तो इस साइड पे अगर आप देखें तो बड़ा वाला आपने काउंट कर लिया, तो हम छोटे वाला ही 2 काउंट करेंगे। तो छोटा वाला एक तो ये काउंट करेंगे, एक तो ये काउंट करेंगे। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, आपका 2 इधर भी हो जाएगा। लेकिन अभी अंदर आइए, देखिए अंदर आपका मैटर है। तो ये आपका एक त्रिभुज बन रहा है,
ठीक है, ये आपका, ठीक है, इसमें आपने ये काउंट कर लिया, ये काउंट कर लिया, सिर्फ ये बड़ा वाला ही एक त्रिभुज रह गया, तो एक ये है। अब थोड़ा सा अंदर और आते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये आपका थोड़ा सा कौन सा, हाँ रेड कलर ले लेता हूँ, देखिए ये आपका एक है, ये आपका एक है, और नीचे आपका एक है। यहाँ पर 3 त्रिभुज ये बन रहे हैं, ठीक है। 3 त्रिभुजों का ऐड कीजिए, 3 2 5, 1 6, 6 2 8, 8 3 11, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब इसमें कोई भी त्रिभुज नहीं दिखेगा, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रिक का भी यूज़ करेंगे, साथ साथ अपना एक्स्ट्रा माइंड, देखिए सिलोजिज्म को छोड़ करके बाकी सभी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा माइंड का यूज़ करना है, सिर्फ उसमें नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप ट्रिक का भी यूज़ करेंगे, साथ साथ देखेंगे कि कहाँ विदाउट ट्रिक हम फिगर दिख रहा है उस टाइप से भी आप निकाल लेंगे उसकी संख्या त्रिभुज की। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो इसमें आपको क्या चुनना, असंगत और विषम जोड़े को चुनना है। कह रहे विषम जोड़ा चुनिए, जैसे अखबार संपादक, फिल्म निर्देशक, डाक टिकट संग्राहक, पुस्तक लेखक। यानी अखबार बनाने वाला संपादक, फिल्म बनाने वाला निर्देशक, क्या डाक टिकट बनाने वाला डाक टिकट संग्राहक कहलाता है, पुस्तक बनाने वाला लिखने वाला जो भी समझिए उसको लेखक कहते हैं। तो ये तो बात हो गई, लेकिन ये मुझको कंफ्यूज कर रहा है। डाक टिकट बनाने वाले को जो बनता है वो डाक विभाग से बनता है, ठीक है, डाक विभाग से। और डाक टिकट संग्राहक जो होते हैं, टिकट को इकट्ठा करने वाले, डाक टिकट इकट्ठा करने वाले को डाक टिकट संग्राहक कहते हैं, न कि डाक टिकट बनाने वाले को। तो यही आपका क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, विषम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गर्जन का संबंध जैसे वर्षा से है, किसका संबंध रात्रि से होता है। आपको पता है कि जिस तरीके से लेफ्ट साइड में संबंध रहता है, सेम हम राइट साइड में भी संबंध तलाशते हैं। तो गर्जन और वर्षा का क्या संबंध है, आप जानते हैं जब वर्षा होती है तो क्या होता है, बादल गरजता है, गर्जन के साथ वर्षा नहीं होती। इसी तरीके से जब रात्रि होती है तो क्या आता है उसके साथ, यानी उसके साथ क्या आता है, जैसे वर्षा के साथ एक तरीके से समझिए गर्जन आती है, तो वैसे ही रात्रि के साथ क्या आता है, दिन आता है, बिल्कुल गलत बात, सांझ आती है, बिल्कुल गलत बात, अंधेरा आता है, बिल्कुल सही बात। तो जिसका आंसर दोस्तों आप लोगों को आता रहेगा, कमेंट करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर नंबर एनोलॉजी का क्वेश्चन है, कैसे 583 का संबंध जैसे 488 से 293 का संबंध कैसे किससे होगा। देखिए संख्याओं का अंतर मुझको कम लग रहा है, तो घटाने वाली यहाँ पर ट्रिक अप्लाई कर देते हैं। इसमें बहुत सारी ट्रिक अप्लाई की जाती है, प्लस माइनस, स्क्वायर, क्यूब, गुणा, भाग, और साथ साथ इनके अंकों को अलग अलग ऐड करके, अंकों को जैसे 123 है तो हम क्या करेंगे 1 + 2 + 3 करके भी इसको अप्लाई। हाँ, यहाँ पर अगर नोट लिखा हुआ है, कहीं कहीं मैंने रेलवे के एग्जाम में देखा कि नोट लिखा रहता है कि आपको इस तरीके से ऐड करके ट्रिक नहीं अप्लाई करनी है, ठीक है। अगर नोट लिखा है तो आप इस ट्रिक का यूज़ नहीं करेंगे, नहीं लिखा है तो ही करेंगे, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान देना आपको। तो अपनी पिछली वीडियो वॉच करेंगे तो उसमें सारे इस टाइप के भी क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं जहाँ पे नोट लिखा हुआ रहता है। अब यहाँ पर 583 में से अगर 88 घटाते हैं तो आपका कहेंगे 13 हो जाएगा, और 8 5 13 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा दोस्तों 70, 9 95 आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, 293 में से क्या करेंगे 95 क्या करेंगे, घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों 95 घटाएंगे तो ये तो अप्रॉक्स से मुझको लग रहा है 198 के आसपास आ रहा है। तो ऑप्शन में तो उस टाइप का कुछ दिया ही नहीं, यानी घटाने वाली ट्रिक नहीं लगी है। तो गुणे और स्क्वायर क्यूब वाली जो ट्रिक लग ही नहीं सकती, वो तो देखते ही पता चल रहा है संख्या में बहुत ज़्यादा। फिर एक ही ट्रिक है और वह है अंकों को अलग अलग विभक्त करके जोड़ने वाली, जो कि मैंने क्या कहा कि नोट में अगर लिखा है तो ये गलती आपको नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे 583 के अंकों को जोड़ लेंगे, तो आप कहेंगे 8 5 13, 13 3 16 हो जाएगा। इसी तरीके से जो इसके संबंध में दिया हुआ 488 के अंकों को भी हम जोड़ लेंगे, तो आप कहेंगे 8 4 12, 12 8 20 है। अब इनके बीच का अंतर देखेंगे तो आप कहेंगे कि +4 लगा हुआ है। बस यही ट्रिक इसमें अप्लाई कर देते हैं। 293 में हम क्या करेंगे 2 + 9 + 3 कर देंगे और इससे संबंध वाली संख्या बना लेंगे। कैसे 9 2 11, 11 3 14। अब इसमें हम क्या करेंगे +4 कर लेंगे, तो आप कहेंगे +4 करेंगे तो 18 आ जाएगा। अब थोड़ा सा ऑप्शन का यूज़ करेंगे, किनके अंकों का योग 18 आ रहा है, तो 8 1 9 9 5 14 गलत हो गया, 9 2 11 1 12 गलत हो गया, 8 7 15 3 18, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का। देखिए इसमें क्या कह रहा है, गौण को अगर इतनी लंबी संख्या लिखा जाता है तो इसी कोड भाषा में कम को क्या लिखा जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा नंबरिंग की जाती है, नंबरिंग से ही इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। तो सबसे पहले आप सीधे क्रम वाले नंबर अप्लाई करिए, जैसे जी 7वें पे होता है, वो 15 पे होता है, N 14 पे होता है, E 5 पे होता है। अगर दोस्तों यहाँ पर देखें तो या तो इसको 4 पढ़िए तो 49 पढ़िए, ठीक है, उससे ज़्यादा आप क्या पढ़ेंगे, या 492 ही चलिए पढ़िए। तो मान लीजिए सीधे क्रम में तो 7 नंबर है, तो उसकी जगह पर 49 या 492 लिखा, मैटर कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। अगर इसका उल्टा क्रम भी देखें तो टी होता है, टी 20वें नंबर पर होता है, तो 20 भी तो नहीं दिया हुआ है। चलिए ऐसे सोचते हैं आप, मतलब लीजिए सीधी उंगली से घी ना निकला, उल्टी उंगली से भी घी नहीं निकला, टेढ़ी उंगली से भी घी नहीं निकला। तो अब थोड़ा सा अपना एक्स्ट्रा माइंड यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये यूज़ करेंगे
कि यहाँ पर 4 नहीं है, चलिए 49 के रूप में हम देख लेते हैं। तो अगर 49 के रूप में देखते हैं तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा जो जी का 7 है, क्या हम इसका स्क्वायर कर दे तो 49 नहीं बन जाएगा? आप कहेंगे कि बिल्कुल बन जाएगा। अब यहाँ पे 15 का भी स्क्वायर हम करेंगे, यही ट्रिक अप्लाई करेंगे सब पर। 14 का करेंगे 196 हो जाएगा, 5 का करेंगे 50-25 हो जाएगा। अब देखिए क्या ये नंबर मिल रहा है 49, 225, 196, बिल्कुल सही है, एकदम सही है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है दोस्तों। आप सी का 3, ओ का 15, एम का 13 और ई का 5, 3 3 के 9, 15 15 एम 225, 13 169 और 25। ये देखिए आपका आंसर है क्या? कहीं 9 22 9 22 51 6 9 2 5, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। प्रैक्टिस करेंगे ना तो कोई क्वेश्चन आपको मुश्किल नहीं लगने वाला, क्योंकि हर क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने से जब गुजरा रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो इजी लगेगा। हाँ, अगर नहीं किए रहेंगे इजी क्वेश्चन भी मुश्किल लगने लगेगा। अब ये देखिए प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि यहाँ पे मिसिंग अल्फ़ाबेट कौन सा आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में भी हम नंबरिंग करेंगे दोस्तों। जैसे एल होता है, एल बढ़ावे नंबर पर, जी 7वें पे, एच 8वें पे, सी 3रे पे, डब्ल्यू 23 पे, ए 1 पे और दोस्तों जे 10 पे, ओ 15 पे हमें यहाँ पे लाना है। इस नंबरिंग की हेल्प से ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए, अब एक तरीका तो ये है कि हम इस तरीके से चलें, लेकिन मुझको तो ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझको यहाँ पर जब 23 ये डब्ल्यू वाला दिखा है ना, तभी मुझको डाउट हुआ कि ये जो है इन दोनों की होल मतलब दाएं और बाएं वाले की हेल्प से बीच वाला बनेगा। जैसे 12 और 8 की हेल्प से जी 7 बनेगा, इसी तरीके से सी 3 है, ए 1 है, इनकी हेल्प से 23 बनेगा, इसी तरीके से जे ओ की हेल्प से बीच वाला बनेगा। तो चलिए ऊपर देखते हैं पहले कि 12 और 8 से 7 कैसे बना। तो आप कहेंगे कि अगर 12 8 को जोड़ते हैं तो 20 आता है, 20 आता है। अब 20वें नंबर पर होता है टी, लेकिन अभी दोस्तों अभी क्वेश्चन सोल्व किए कोडिंग डिकोडिंग का कि इसके अपोजिट क्रम को भी दिमाग में अगर रखते हैं तो अगर देखें तो दोस्तों क्या होता है, टी का उल्टा जी होता है और वही 7वें स्थान पर यानी जी दिया हुआ है। यानी कि दाएं बाएं को जोड़ करके बीच वाला उल्टा कर देना है, आ जाएगा। जैसे ए पहले पे था, सी 3रे पे, तो 3 + 1 हम 4 करेंगे। 4वें स्थान पर डी होता है, लेकिन इसका उल्टा क्रम जो होता है डी का उल्टा क्रम डब्ल्यू होता है, वही दिया हुआ है। बस मामला सेट हो गया। यानी जे 10 ओ 15 आ जाएगा 25, 25वें पे वाई, इसका उल्टा आपका बी होता है। ऑप्शन ए इज द राइट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन एज प्रॉब्लम से रिलेटेड है। कह रहा कमला की शादी 6 वर्ष पहले हुई थी। आज उसकी आयु विवाह के समय उसकी आयु की 1/4 गुना थी। उसके पुत्र की आयु वर्तमान आयु का 1/10 गुनी है। उसके पुत्र की आयु क्या होगी? मान लेते कमला की आयु x वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु y है। क्या कह रहा है कि कमला की शादी 6 वर्ष पहले हुई थी। तो 6 वर्ष पहले कमला की आयु क्या रही होगी? आप कहेंगे x माइनस वर्तमान आयु अगर x है तो 6 वर्ष पहले x - 6 रही होगी। ठीक है, चलिए। कह रहे कि कमला की शादी 6 वर्ष पहले हुई थी। कह रहे कि आज उसकी आयु विवाह के समय की आयु की 1/4 गुना थी। यानी कि आज जो उसकी आयु x है, उसके विवाह की समय आयु की 1/4 1/4 का सही बटा तोड़ दीजिए, 4 1 3 4 1 5/4 थी। ये आपका एक समीकरण बनेगा। चलिए यहाँ से पहले आपका क्या कीजिए, इसको सोल्व कर लीजिए। 4 का यहाँ पे गुणा का 4x हो जाएगा। चलिए एक लाइन कर देता हूँ, इससे डायरेक्टली ये सॉल्व हो जाता है। 5x - 5 × 30। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको पक्षांतर इधर करेंगे इसको, यानी x बराबर आपका हो जाएगा 30। आगे क्या कह रहा था कि उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु की 1/10 गुनी है। अगर उसकी पुत्र की आयु y हमने मानी है और उसकी वर्तमान आयु x मानी है, तो उसकी क्या है 1/10 गुनी है, यानी x/10 है। x की वैल्यू 30 निकल चुकी है, बटे में 10 करेंगे तो आपकी हो जाएगी 3, यानी उसके पुत्र की आयु 3 वर्ष। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 सदस्यों के परिवार में x y की बहन है। 5 सदस्यों का परिवार है। कितना? 5 सदस्यों का, एक ही फैमिली, अलग से कोई। यहाँ पर भी देखिए एक्स्ट्रा दिमाग थोड़ा सा यूज मत कीजिएगा, वरना आंसर तुरंत गलत हो जाएगा। जब परिवार की बात किया है तो परिवार के सदस्यों के हिसाब से आपको सोचना है। समझ लीजिए आप ही का परिवार है, आपके परिवार में 5 सदस्य, इस हिसाब से आप चलिएगा। जब भी अपने परिवार पर उसको कर लीजिएगा, यानी आप खुद उस कैरेक्टर में घुस जाइएगा, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली सारे रिलेशन तैरने लगेंगे और बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन। पहले इसमें लेकिन कड़ियाँ जोड़ दिए। क्या कह रहा है, एक्स वाई की बहन है। क्या कह रहा है, एक्स जो है वाई की बहन है। ठीक है, तो एक्स जब वाई की बहन है तो इसको हम निगेटिव मानेंगे, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि स्त्री को हम निगेटिव लेते हैं और पुरुष को पॉजिटिव। वाई क्या इसका भाई है कि बहन है, अभी कंफर्म नहीं है, तो वाई पे हम कोई चिन्ह नहीं बनाएंगे अभी। आगे कह रहा है एम के 2 बच्चे हैं। आगे कह रहा है एम के 2 बच्चे हैं। कौन है वो दोनों बच्चे? पता नहीं, कुछ कह नहीं रहा है, बस कह रहा है एम के 2 बच्चे हैं। कह रहा है कि और वो ई का पुत्र है, और एम जो है किसका पुत्र? कह रहा है कि ई का क्या है? पुत्र है। तो ये जब पुत्र है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पुत्री तो है नहीं। आगे कह रहा है जो एच का ससुर है, साथ साथ इस ई को कह रहा है कि एच का क्या है? ससुर है। जब ये एच का ससुर है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये भी पुरुष होगा।
तो कह रहा है एच का केवल एक पुत्र है। क्या कह रहा है कि एच का केवल एक ही पुत्र है, और वो कौन पुत्र है हमें पता नहीं, ये भी पता नहीं। चलिए, कह रहा है वाई ई की पौत्री नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि वाई जो है, वाई, अब यहाँ पर इन दोनों को हमें देखना है क्योंकि ये भी परिवार के सदस्य हैं। लेकिन इतना तो अब क्लियर हो गया, जब 3 बंदे मिल चुके हैं परिवार के, जैसे एम क्या है, इसका पुत्र है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसका पिता हो जाएगा, और एच का जब ससुर है, तो यहाँ से इतना तो क्लियर हो गया कि ये दोस्तों ये क्या हो जाएंगे, पति पत्नी होंगे, आपस में पति पत्नी। ई एच का ससुर है, यानी कि ये क्या हो जाएगी, इसकी पतो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बहू होगी। तो एम एच क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। ये 3 बंदे हो चुके और 5 परिवारों का सदस्य। तो एक्स वाई जब यह बहन है, तो यहाँ से पता चल गया कि इसके जो 2 पुत्र थे यही एक्स और वाई हैं, और जिसमें एक्स क्या है, पुत्री है, और वाई क्या है, पुत्र है। तो दोस्तों यहाँ पे जो एच का पुत्र बता रहा था यही वाई है, उसका पुत्र है। तो दूसरी क्या हो जाएगी, एक्स इसकी पुत्री हो जाएगी, यानी वाई यहाँ पे पता चल गया कि पुत्र है। सारी बातें यहाँ से डाउट क्लियर हो गया। जब 5 परिवारों का सदस्य था, तो जब एम जो है एक्स वाई का पिता है, तो एच क्या हो जाएगी, इन दोनों की माँ होगी कि नहीं होगी। अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा था, कह रहा था ई क्या कह रहा है, वाई ई की पौत्री नहीं है। वाई जो है ई की पौत्री नहीं, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि वाई तो लड़का है, तो इसकी पौत्री कहाँ होगी, वो तो पौत्र होगा। आगे कह रहा है एक्स ई से किस प्रकार संबंधित है, यानी एक्स जो है ई से किस प्रकार, यानी एक्स ई का क्या लगेगा, कहाँ है एक्स, एक्स यहाँ पर है। एक्स कह रहा है कि ई से कि ई का क्या लगेगा, तो एक्स क्या है, कह रहा वाई ई की पौत्री नहीं है, तो एक्स ई की पौत्री होगी, तो क्या होगी, पौत्री होगी। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पौत्री होगी। क्लियर होगी वो सारी बातें। वही पूछ रहा है एक्स ई से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ डाउट है तो एक बार और मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ई क्या है, ई इसका पिता हुआ कि नहीं, एम जब पुत्र है, तो जब अब देखिए ऐसे सोचिए कि आपके पुत्र हैं, ठीक है, एक पुत्र है एक पुत्री है। अब आपके जो पिता है, आपके पुत्र को क्या कहेंगे, पौत्र कहेंगे, यानी उसका पोता होगा, और जो आपकी पुत्री होगी वो उसको क्या कहेंगे, उसको पोती कहेंगे, यानी कि वो पौत्री कहलाएगी। तो वही चीज़ है यहाँ पर, क्या हो जाएगा, ई क्या है, समझ लीजिए आपके पिता है, और एक्स क्या है, आपकी पुत्री है। तो अब बताइए एक्स को क्या आपके पिता कहेंगे, पौत्री कहेंगे, काम खत्म। तो मैंने क्या कहा, रिलेशन को अपने ऊपर तुरंत जो है अप्लाई कर लीजिए, काम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है BOQD ERTG का संबंध जैसे है वैसे NPC का संबंध यहाँ पर किससे होगा। इसमें देखिए, इसमें भी नंबरिंग कर दीजिए, वही बेस्ट तरीका है। नंबरिंग कहीं कहीं एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, इसमें ट्रिक क्या करना है, ये 1 सेकंड का काम है। सबसे पहले हमें ये देख लेना है कि जैसे बी के नीचे ई लिखा हुआ, कहीं इसका उल्टा क्रम तो नहीं है, यानी वाई तो नहीं ना लिखा है, तो उल्टे क्रम वाली वो ट्रिक रहती है। 1 सेकंड का ये काम है, पहले आपको ये देख लेना है, अगर नहीं है तब जाके नंबरिंग कीजिएगा, क्योंकि नंबरिंग वाला काम थोड़ा सा 5 से 10 सेकंड लगेगा। और जो मैंने ये बताया इस सेकंड को कहीं कहीं उल्टा क्रम दिया रहता है, तो डायरेक्टली उल्टे क्रम वाला अप्लाई कर देंगे। तो बी दूसरे पे, ओ 15 पे, क्यू 17 पे, डी 4 पे, और यहाँ पे ई 5 पे, आर 18 पे, टी 20 पे, जी 7 पे। अब यहाँ पर हम देखेंगे किस क्रम में ये बढ़ रहा है। जैसे बी से ई हो गया +3, 15 से 18 +3, 17 से 20 +3, 4 से 7 +3। चलिए +3 वाले ट्रिक है, बस हो गया काम। NPC पहले पे ए +3 करेंगे तो दोस्तों 4 डी 2 में है, इसलिए आगे चेक करना ही पड़ेगा। ये N होता है 14 पे, 3 जोड़ेंगे 17, क्यू डी क्यू किस में है, सिर्फ इसमें। जरूरी नहीं कि पूरा आंसर लाएं दोस्तों, जहाँ पे मिल जाए ऑप्शन में ना वहीं टिक लगाएं और आगे बढ़ें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर मिसिंग संख्या ज्ञात कीजिए। मिसिंग संख्या कैसे निकालेंगे, देखिए फिगर से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन है ना इस टाइप का, तो मैं यही कहता हूँ कि अन्य फिगर में हम ये देखेंगे कि ये बाहर वाली संख्याओं की हेल्प से अंदर वाली संख्या कैसी आई है। तो हमें यहाँ पर एक चीज़ देखने को ये मिल रहा है कि जैसे 16, 9 और 4 1, ये मुझको परफेक्ट स्क्वायर दिख रहे हैं। जैसे 16 4 है और 9 3 है, और यहाँ पर 4 क्या है 2 है, 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर, इस तरीके से देखिए सब है ना। तो मैं यहाँ पर ये करूँगा कि ये जितने भी स्क्वायर है इसको खत्म कर दूंगा, और बाकी जो बेस बनेगा इसी को जोड़ देता हूँ। तो आप कहें 3 2 5 5 10, बिल्कुल सही, बीच में 10 आ गया। बस वही आपको काम करना है। 64 कहेंगे कि आपका 8 64 होता है, 8 का स्क्वायर। 25 आप कहेंगे 5 का स्क्वायर, ठीक है। 16 आप कहेंगे कि 4 का स्क्वायर, और 100 10 जोड़ लीजिए, 10 4 14, 5 19, 19 वाट 27। बस इसी ट्रिक को अप्लाई करके आपको इसका आंसर कमेंट कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों पंक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 37 लड़कियां एक पंक्ति में स्कूल की इमारत की ओर मुख करके खड़ी हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर स्कूल की इमारत है, ठीक है, इस तरीके से, और 37 लड़कियां इस तरीके से खड़ी हैं। मान लीजिए कि इधर दायां है, जिधर आपका दायां और जिधर आपका बायां, उधर ही मानेंगे, कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है।
तो कब ऐसा उत्तर की तरफ मुख रहे, या अगर न लिखे कि किधर मुख है तो भी आप दायां बायां ऐसे ही मान लेंगे, या उत्तर की तरफ मुख कहेगा तब भी मान लेंगे। अगर दोस्तों नहीं कह रहा कुछ भी तो आपको कुछ भी नहीं ऐसे ही दायां बायां ही मान लेना है। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर कहे पूरब की तरफ मुख है, दक्षिण की तरफ मुख है या पश्चिम की तरफ मुख है, इन तीनों कंडीशन में फिर दूसरी ट्रिक अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सारी चीज़ें अगर बताता चलूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो अलग अलग वीडियो में मैं लाता रहूंगा हर टाइप के क्वेश्चन, टेंशन मत लीजिए। आगे कह रहा है कि ऐसा बाएं छोर से 15वें स्थान पर है। क्या कह रहा है, ऐसा बाएं छोर से 15वें स्थान पर है। कह रहे यदि उसे 6 स्थान दाईं ओर स्थानांतरित कर दिया जाता है, मान लीजिए कि यहाँ पे आ गई, तो दाईं ओर का मतलब इधर, इधर कह रहा है कि 6 स्थान और इसको स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो चौथे स्थान पर आ जाएगी 15 6 21, 21वें स्थान पर ये आ जाएगी। ठीक है, तो कह रहा है कि तो दाएं से उसका छोर ज्ञात कीजिए, बाएं से तो इसका स्थान 21वां निकल गया, तो दाएं से पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए एक तरफ से अगर हमें पता हो जाए ना तो दूसरी तरफ से निकालना सेकेंडों का काम है। टोटल जो संख्या उसको लिखेंगे, उसमें से क्या करेंगे, जो एक तरफ से स्थान है उसको घटा करके और एक जोड़ देंगे, तो आप कहेंगे कि 17 आएगा। और दोस्तों 17 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, लेकिन नॉन ऑफ दिस दिया हुआ, तो इस पर टिक लगाइए ना, क्लियर होगी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला कह रहे हैं रामपुरवा की 2 किलोमीटर चलता है। देखिए दिशा दूरी में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए दाहिनी साइड पूरब, बाईं साइड पश्चिम, नीचे दक्षिण, आपका ऊपर उत्तर होता है। ठीक है, ये 4 दिशाएं हैं। अब इन्हीं पे ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि रामपुरवा की ओर 2 किलोमीटर चलता है। किधर 2 किलोमीटर कह रहा है कि पूर्व की ओर चलता है, जिधर पूरब है ये स्टार्टिंग पॉइंट है, 2 किलोमीटर पूरब की ओर चलेंगे। कह रहा है कि फिर वो दक्षिण की ओर मुड़ करके 6 किलोमीटर चलता है। दक्षिण की ओर मुड़ने का मतलब किधर हो गया, नीचे मुड़ेगा। दक्षिण इधर है ना, तो कह रहा है इधर मुड़ करके 6 किलोमीटर चलता है, तो थोड़ा सा लंबा चलेंगे। ठीक है, 6 किलोमीटर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लगे 2 की। देखिए मैं एक चीज़ ये भी बता दूँ, एक पैमाना सेट कर लीजिएगा अपने माइंड में कि कितना कैसे चलना है। तो 6 किलोमीटर ये हो जाएगा। ठीक है, 2 किलोमीटर चले, उस हिसाब से थोड़ा और ज़्यादा चलना चाहिए था, लेकिन जगह कम है तो आप समझ लीजिएगा। ठीक, आगे कह रहा है कि फिर वो पूरब की ओर मुड़ करके 2 किलोमीटर चलता है, फिर पूरब की ओर मुड़ रहा है, यानी कि इधर मुड़ेगा, तो 2 किलोमीटर कह रहा है फिर चलता है। जिधर मुड़ने के लिए कह रहा है उसी डायरेक्शन में मैंने ऊपर देखिए मैप बना दिया है, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम वाला, तो उसी हिसाब से अब चलते रहेगा। कह रहा है कि फिर वो उत्तर की ओर मुड़ करके 12 किलोमीटर चलता है, फिर उत्तर की ओर मुड़ करके कह रहा है कि 12 किलोमीटर ऐसे चलता है। कितना, 12 किलोमीटर। मान लीजिए 6 था तो मैं 6 और ज़्यादा चलूंगा तो तब 12 किलोमीटर होगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। ये देखिए क्वेश्चन बनाया ज़बरदस्त, इसको कैसे सोल्व करेंगे। ये दूरी पूछ रहा है, आरंभिक बिंदु से ये दूरी, ये जो मैंने ब्लू कलर की बनाई यानी एक कर्ण का काम करेगा, तो मैं एक त्रिभुज बना देता हूँ। ये त्रिभुज बन गया, इतनी दूरी 2 किलोमीटर। ठीक है, और नीचे भी ये 2 किलोमीटर चला तो ये भी 2 किलोमीटर हो जाएगी, यानी कि पूरी ये दूरी आधार 4 किलोमीटर हो गई। अब नीचे का ये 6 है, 12 है, तो ये हो जाएगी 6। बस पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, कर्ण का मान निकाल दीजिए, यानी कर्ण बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, अंडर रूट आधार का वर्ग लंबा का वर्ग यानी 4 का वर्ग 16 और 6 का वर्ग 36। 36 और 16 दोस्तों कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 6 6 12, 3 1 4 1 5, यानी कि 52। अब 52 का वर्गमूल निकाल लीजिए, देखिए कितना आएगा। इसका तो वर्गमूल फिर वही भाग विधि से ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, 49 रहता तो काम बन जाता। तो अब वही भाग विधि लगाइए और इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। भाग विधि जानते हैं ना कैसे करते हैं, क्या करते हैं, जोड़ा बना करके ऐसे जोड़ा बनाएंगे, उसके बाद उसी संख्या का उसी संख्या में से गुणा करेंगे, तो 7 7 49 हो जाएगा। चलिए मैं कर ही देता हूँ, सकता है कुछ बच्चे न जानते हो, ये तो आपको 6 7 8 में पढ़ाया जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों घटा लीजिए, घटाएंगे तो कितना आएगा, आपका कहेंगे 12 आ जाएगा, 9 3 12। फिर आगे जब नहीं आएगा दशमलव लगा के 2 2 जोड़े का ऐसे 0 आगे बढ़ा देंगे तो ये 300 हो जाएगा। इस 7 को ला करके यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये 14 हो जाएगा। अब देखेंगे कितनी बार जाएगा, आप कहेंगे कि 14 दूना 28। अगर 2 बार लेके जाते तो देखिए हो जाता है कि नहीं, आप कहेंगे कि 2 चौक को 8, 2 1 2, नहीं 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 नहीं, यहाँ पर दोस्तों देखिए कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो यहाँ पे 2 फिर लिखना पड़ेगा, तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 2 1 2, हाँ 2 ही बार जा रहा है, मुझको 3 बार लेके जाएंगे तो 3 चौक 12, 3 ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार नहीं जाएगा, 2 ही बार जाएगा, 284 आ जाएगा। आगे मत कीजिए, 7.2 दिया हुआ जो उसी पे टिक लगा दीजिए। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गाँव में कुछ सोनार साक्षर है, कौन सा आरेख साक्षर सोनारों को दर्शाता है। कुछ सोनार साक्षर हैं, ठीक है, तो आप देखिए ये जो है गोल्ड स्मिथ, जी से गोल्ड स्मिथ, जो कि सोनार के इंग्लिश में कहा जाता है, और लिटरेट मतलब आप जानते हैं साक्षर, ये लिटरेट एल दर्शा रहा है। तो कह रहा है कि कुछ सोनार साक्षर, अभी मैंने बताया जब कुछ कहेगा तो दोनों को थोड़ा थोड़ा मिलाएंगे, यानी कि ऐसे मिलाएंगे, ये एल हो गया ये जी हो गया। तो कह रहा है कि कौन सा आरेख साक्षर सोनारों को दर्शाता है, बस यही जो दिख रहा है ऑप्शन में, यानी ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है शब्द 1 के सामने वाले फलक पर कौन सा शब्द होगा। पहले इसकी ट्रिक को समझिए, ओपन डाइस की। अगर मान लीजिए कि 3 है ऐसे 1 2 3, तो जब इसको क्लोज करेंगे तो पहला तीसरे के अपोजिट चला जाएगा। लेकिन अगर दाएं बाएं है तो वो कैसे वर्क करता है, 4 रहता है तो मान लीजिए कि बहुत आसान है, जैसे पहला तीसरे
के तो दूसरा चौथे के अपोजिट चला जाता है। ये तो 4 वाले में काम करता है, लेकिन 3 है या 2 है या 1 है तो कैसे, ये थोड़ा इसको समझना पड़ेगा। इसमें आपको ये बस देखना है कि किसी का आधार टच नहीं कर रहा है या किसी का कार्नर तो टच नहीं कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि सीधे सीधे में तो अगर 3 है तो पहले इसको क्लियर कर लीजिए, जैसे 5वां क्या होगा, चौथे के अपोजिट चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 5 जो लिखा है 4 के अपोजिट चला जाएगा। अब 2 किसके अपोजिट जाएगा, इसको हम कैसे देखेंगे, इसको देखने का नजरिया मैं बता रहा हूँ। देखिए जब 2 है ना यहाँ पे ये कार्नर, अब देखना है कि इसका कार्नर या रेखाएं एक दूसरे से किससे टच करें। जैसे ये दोनों कार्नर टच कर रहे हैं और ये इससे रेखा से टच कर रहा है, तो इन दोनों के अपोजिट नहीं होगा, जिससे नहीं कर रहा है यानी इससे अपोजिट होगा। अब बाकी इन दोनों एक दूसरे से अपोजिट हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इनका भी एक दूसरे से कोई टच नहीं है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कहीं कोई एक दूसरे से टच तो नहीं हो रहा है, जिससे टच नहीं करेगा उसको अपोजिट भेजते रहेंगे, क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं है दोस्तों इस क्वेश्चन में भी। अब किसके अपोजिट पूछ रहा है, 1 के, तो 1 3 कहाँ है आपका, ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए क्या कह रहा है, कि कह रहा है वो वैकल्पिक आकृति चुने जिसमें x इसके भाग के रूप में, यानी कह रहा है कि ये जो आकृति है ना किस ऑप्शन में घुसी हुई है, इसी का कहने का ये मतलब है। तो ध्यान दीजिए ये एरो का मुख देखिए थोड़ा सा गोल टाइप बना दिया और इसका एरो ही टाइप बना हुआ है और दोनों कर्व के रूप में है। तो पहले वाले फिगर में देखिए ये एरो ऐसे बनी हुई है, ये आपका एरो ये वाली है, ये वाली एरो जो है इसको बनाया ऐसे, और इसके अंदर जो बनाया है ये वाली एरो बनाया है। तो ये दोनों एरो तो मुझको इसमें दिख रही है। चलिए आगे भी देख लेते हैं, मुझको तो परफेक्ट लग रहा है। अब यहाँ पर देखिए इस एरो को कट कर दिया और ये कट कर दिया, यानी दोनों तरफ का मुख देखिए बिना एरो का बना दिया। इसमें भी वही काम किया है और इसमें क्या किया है, चलिए ये तो यहाँ पे देखिए बिंदी डाल दिया है, यहाँ पे बिंदी डाल दिया, तो ये भी गड़बड़ हो गया। तो ऑप्शन ए इज परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या करा कि 11:05 घड़ी की सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। क्या कह रहा है 11:05 पर। तो सबसे पहले आप देखिए किस कोण की बात कर रहा है, क्योंकि 2 तरीके से कोण बनते हैं घड़ियों में। तो यहाँ पर मान लीजिए कि 12 है और ये आपका 11 है और ये आपका 1 है। तो 1 पे क्या होगी, मिनट वाली सुई होगी। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। 11:05 का मतलब जो घंटे वाली सुई होगी वो 11 से थोड़ा सा इंक्रीज करेगी। तो ये जो अगर देखिए 2 टाइप से पूछता है, अगर कहेगा कि छोटे बड़े कोण का जिक्र न करे तब भी हमें छोटा कोण निकाल देना है, ये वाला कोण। अगर कहेगा छोटा कोण तो भी यही निकालना है, अगर नहीं कहेगा कुछ भी तो भी यही निकालना है। हाँ, अगर कहेगा कि बड़ा कोण बताइए या वृहद कोण, इन 2 चीज़ों का नाम ले तो हमें इस कोण की बात समझ लीजिए करनी है, यानी कि नीचे वाला कोण निकालना है। तो चलिए हम जानते हैं एक ही सूत्र से सब निकलेगा, ऐसा नहीं कि कोई अलग थलग होगा। उसकी ट्रिक क्या होती है, इसमें कैसे बच्चे कंफ्यूज करते हैं वो बहुत जरूरी है जानना। तो सिंपल सा एक सूत्र होता है, थीटा बराबर 60h अंतर 11m/2, इसी से ही मान निकलता है। देखिए 1 घंटे के भीतर 1 घंटा जैसे 1-2 पर सुइयां है तो इसके बीच 30 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि 1 घंटे का अंतर अगर है दोनों सुइयों के बीच तो 30 डिग्री का कोण बनता है। अब यहाँ पर देखिए तो 2 घंटे के अप्रॉक्स अंतर है, लेकिन पूरा 2 घंटा का अंतर नहीं है, लेकिन एक अंदाजा अपने दिमाग में लगा लेना है, यानी 30 दूना के 60 के आसपास कोण आएगा अगर इस सूत्र में रखने पर, तो समझ लीजिए छोटे कोण का मान है। अगर 60 से ज़्यादा आ गया, जैसे 200 के आसपास आया, तो समझ लीजिए बड़े कोण का मान है। कैसे, चलिए अब यहाँ पर समझ लेते हैं, अभी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, कितना इसमें डाउट होता है आपको। जैसे 11:05 है तो एच की वैल्यू 11 है, एम की वैल्यू यानी कि घंटा जो है आवर 11 और मिनट आपका 5 रख दीजिए इसमें मान। तो अगर 11 रखते तो 11×6 66, 660 अंतर, और m 5 है तो 11×5 55 हो जाएगा बटे में 2। अगर घटाते हैं 55 तो दोस्तों आपका कितना हो जाएगा 605 बटे में 2। भाग देंगे, देखिए अंतर ये इसलिए जाता है ना कि इसका अंतर जो मान माइनस में ना आए, एंगल है, एंगल का मान माइनस में आना नहीं चाहिए, तो इसीलिए अंतर रहता है, मतलब बड़े में से छोटे को घटाना। अब यहाँ पर भाग देंगे तो आप कहेंगे 2 3 6 0, 2 दूना के 4 और 2 5 10, 302.5 है। अब मुझको बताइए कि 302.5 इस कोण का मान हो सकता है? बिल्कुल नहीं, ये है इधर बड़े कोण का मान। तो इसी से आप अंदाज लगा लेंगे कि कौन सा छोटे कोण का मान है कि बड़े कोण का मान। अब हमें निकालना है छोटे कोण का मान, तो बस कुछ करना नहीं है, 360 में से इसको घटा देना, क्योंकि पूरे सर्किल में 360 डिग्री का कोण बनता है। बस हो गया आपका आंसर। तो यहाँ पर घटाएंगे आपका 5 हो जाएगा, ये आपका 10 का मतलब 9 हो गया, 9 का मतलब ये 7 हो जाएगा, और ये बच्चा कितना 5, कितना 57.5 डिग्री। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये बेस्ट तरीका है दोस्तों, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसी ट्रिक से आप सॉल्व कीजिएगा, कहीं कहीं यहीं पे ही मान निकल जाता है। ऐसा नहीं कि आपको ये 360 डिग्री वाला अप्लाई नहीं करना पड़ता, छोटे कोण का मान यहीं से ही निकल जाता है, ठीक है, दिक्कत नहीं होती है। तो कहीं कहीं ये जो है एक्स्ट्रा काम आपको 360 माइनस वाला करना पड़ जाएगा। तो सारी चीज़ें जानना बहुत जरूरी था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन गणितीय संक्रिया से रिलेटेड है। कर यदि 15 + 23 = 11, 22 + 32 = 10 हो तो 42 + 36 बराबर क्या होगा? 15 + 23 बराबर आप 11 कैसे ला सकते हैं?
आप यहाँ पर अंकों को तोड़ करके भी काम कर सकते हैं। 1 5 को हम अलग अलग कर देंगे, या गुणा कीजिए या जोड़िए, कुछ भी कीजिए। जैसे 15 1 5, वैसे 23 को हम 2 गुणे भी 2 प्लस करके ला सकते हैं। फिर बीच में इस प्लस की जगह गुणा भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। जैसे ही 11 आए, ज़बरदस्ती आपको यहाँ पे ज़बरदस्ती काम करना है, ज़बरदस्ती लाना है। तो आप कहेंगे कि अगर मैं 1 + 5 करूँ, ठीक है, तो 6 आ जाएगा। यहाँ पर 2 + 3 करूँ तो आप कहेंगे 3 2 5 आ जाएगा। अब अगर इन दोनों को जोड़ूँ तो आपका 11 आ जाएगा। चलिए यही ट्रिक इसमें लगाता हूँ। तो 2 2 4, 3 2 5, दोनों को जोड़ूँ 9 आएगा, लेकिन यहाँ पे 10 दिया हुआ है, तो मामला तो फेल हो गया ये। तो एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर एक काम कीजिए ये ना कि इसमें गुणा कर दीजिए, गुणा, प्लस की जगह गुणा, हो सकता है कि बात बन जाए। 1 × 5 प्लस यहाँ पे रहने दीजिए, और यहाँ पर 2 × 3, ठीक है। तो या 5 × 5, 3 दूना के 6, 5 11, ठीक है, आ गया। तो यहाँ पर भी वही काम करते हैं, 2 × 2 प्लस 3 × 2, देखते हैं आता है कि नहीं मान। आप कहेंगे ये 4 हो जाएगा, ये 3 दूना के 6 हो जाएगा, यानी 10 आ गया। बिल्कुल सही है, गुणे वाली ट्रिक बिल्कुल काम कर गई। इसी ट्रिक से इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का कह रहा है, किसी की भाषा में जोन को 25 14 13 4 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में ड्रोन को क्या लिखा जाएगा? किसको कह रहा है? जोन को क्या लिख रहा है? 25 14 13 4। तो कह रहा है इसी कोड भाषा में ड्रोन को क्या लिखा जाएगा? किसको? ड्रोन को। चलिए नंबरिंग कर दीजिए। नंबरिंग का मतलब जैसे Z होता है 26वें पे, क्लियर है, O होता है 15 पे, N होता है 14 पे, E होता है 5 पे। Z के नीचे अगर देखें तो 26 की जगह 25 लिखा है, यानी -1 किया है। O 15 की जगह 14, यहाँ पर भी -1, N 14 की जगह 13, यहाँ पर भी -1, E 5 की जगह 4, यहाँ पर भी -1। बस वही काम यहाँ पे कर देना है आप लोगों को। नंबरिंग पहले कीजिए और उसके बाद माइनस करके लिख दीजिए। D में -1 करेंगे 3 होगा, 18 में -1 करेंगे 17 होगा, 15 में -1 करेंगे 14 होगा। इतने ही से आपका आंसर आ जाना चाहिए। वो तो पहले ही में आ गया, सिर्फ एक ही से आ जाता, क्योंकि पहले ही में सिर्फ 3 दिया हुआ है, उसमें इसके अलावा किसी में नहीं दिया वो। 3 17 14 आगे कर लीजिएगा। एग्जाम में है, करिए मत, जहाँ से मिल जाए पहले ही से मिल जाए तो पहले ही में आप टिक लगा के आगे बढ़ जाइए, सारी टाइम बचाइए सेकंडों की। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी, मिलेंगे इस तरह धमाकेदार। ठीक है सर, अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।